हम एक एनसीईआरटी सॉल्यूशन की सीरीज में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। अब तक हमने 2 चैप्टर्स के सॉल्यूशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए हैं। फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स और सेकंड चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। इन 2 चैप्टर्स के सॉल्यूशंस हमने अच्छे से कंप्लीट किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे सॉल्यूशंस। कोई डाउट रहा हो, कुछ भी कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए क्या कहना चाहते हैं। कोई डाउट है या कुछ बताना चाहते हैं, कुछ सजेशन है, सजेशंस आर आल्सो वेलकम। सर्च कीजिए हमें और इस वीडियो को, इस क्वेश्चन आंसर सीरीज को और कैसे बेहतर बनाया जाए और कैसे अच्छा इंप्रूव किया जाए। तो ठीक है, आज हम एक लेट्स कम बैक टू टॉपिक। आज हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन ए प्लेन। बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ठीक है। तो आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन है आज के इस चैप्टर का। फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज इफ इट इज ए स्केलर और ए वेक्टर। आपको 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 10 क्वांटिटीज। आपको ये बताना है कि स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी। इससे पहले एक बार शॉर्ट इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, क्या होता है स्केलर और क्या होता है वेक्टर। 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं स्टूडेंट्स। हमने बहुत पहले, सबसे पहली बार इसको 9th क्लास में पढ़ा था। 9, 10, 11 3 साल हो गए, ठीक है। तो उम्मीद है काफी कुछ क्लियर हुआ होगा वो कॉन्सेप्ट। फिर भी बस क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड ओनली। वेक्टर क्वांटिटी कौन सा होता है? वेक्टर क्वांटिटी इज स्केलर प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी वो होता है जिसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन या स्केलर प्लस डायरेक्शन। वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू स्केलर प्लस डायरेक्शन। अगर हम कोई क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, इसका हम कहते हैं इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है। हमने कहा 10 मीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर। ये जो हमने बोला 50 मीटर, 110 मीटर, 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर पर आवर, ये सारे वैल्यूज है। वैल्यूज जनरल टर्म है, फिजिक्स के लैंग्वेज में हम इसे मैग्नीट्यूड कहते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड्स है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं बताया गया है, तो हम इसे बोल नहीं सकते ये वेक्टर होगा। सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है तो स्केलर होता है। स्केलर प्लस डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है, वो वेक्टर कहलाता है। कैसे? हम हमारे जो 10 क्वेश्चन हैं इससे हम समझेंगे क्या होता है स्केलर, क्या होता है वेक्टर। लेट्स कम बैक। हमारा पहला क्वेश्चन है वॉल्यूम। बताइए वॉल्यूम में, वॉल्यूम स्केलर और वेक्टर। वॉल्यूम स्केलर है या वेक्टर है? हम वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब है ना, या सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, 10 mm क्यूब। अगर मैं कहता हूं 10 mm क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 मीटर क्यूब, ये जो इसमें बोला गया है ये सारे मैग्नीट्यूड है। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है। इसमें कहीं भी डायरेक्शन इन्वॉल्व है क्या? कहीं भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो क्योंकि डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट मास। मास भी 10 kg, 100 kg, 1000 kg। आपने मास की बात की। मास में कहीं भी डायरेक्शन आपको दिख रहा है क्या? क्या ये बताया जा रहा है कि मास इन नॉर्थ, मास इन ईस्ट, मास ड्यू साउथ? ऐसा नहीं होता, ऐसा कहीं भी नहीं होता। तो मास में भी कहीं भी डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। 10, 100, 1000 केजीज होते हैं, इसमें ज्यादा डायरेक्शन की बात होती है। अगेन स्पीड, अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, मैंने बोला 50 किलोमीटर पर आवर। ये क्या है? ये अगर ये स्पीड है तो आप कहाँ जा रहे हो? कुछ स्पेसिफाई किया है क्या? किसी डायरेक्शन की कोई बात हुई है क्या? कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हुई है। जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वहां सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगा, कुछ नहीं इसमें, ठीक है। बहुत इजी सवाल था। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे इससे। एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन की बात करूं मैं अगर, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, या फिर एक्सेलरेशन ये एवरेज की बात कर रहे हैं, एवरेज एक्सेलरेशन। ये होता है v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, या t2 माइनस t1, ठीक है। t2 माइनस t1। v1 v2 क्या है? वेलोसिटी।
वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं इसकी मैं वेलोसिटी की बात करूं 50 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, ड्यू अगर मैं यहां सामने लिख दूं ड्यू ईस्ट, ड्यू ईस्ट लिख दिया तो ये मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ये हो गया वेलोसिटी। स्पीड और वेलोसिटी में ये डिफरेंस है, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सीलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्योंकि ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन वेक्टर ही मिलता है हमको, तो एक्सीलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। एक्सीलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। नेक्स्ट डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, डेंसिटी को डिनोट करते हैं रो से, ये होता है मास बाय वॉल्यूम। मास इज ए स्केलर क्वांटिटी, वॉल्यूम इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर बाय स्केलर स्केलर ही होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स हो गया मास इज इक्वल टू मास बाय पर यूनिट वॉल्यूम, मास बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यूज चाहिए, सिर्फ वैल्यूज है, इसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। जहां सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होगा, वो सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होगी, वहां वेक्टर का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। अगला आता है वेलोसिटी। अभी मैंने बताया वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा, इसको डिनोट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा होता है 2 पाई इंटू लीनियर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाई टाइम पीरियड, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कह लो या टाइम कह लो, टाइम इज ए स्केलर क्वांटिटी। टाइम स्केलर क्वांटिटी है तो लीनियर फ्रीक्वेंसी भी स्केलर क्वांटिटी होगी, लीनियर फ्रीक्वेंसी स्केलर क्वांटिटी है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये हुआ स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको डिनोट करते हैं एस से, ये होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। या ये शो कर रहा है चेंज इन पोजीशन को। चेंज इन पोजीशन मतलब ये एक डायरेक्शन शो कर रहा है, एक पोजीशन यहाँ पर है, दूसरा पोजीशन कहीं और है, इन दो पोजीशन की बात कर रहा है, मतलब एक डायरेक्शन शो कर रही है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट होता है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन। यहां अगर डायरेक्शन की बात आ गई तो डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से डिनोट करते हैं, इसको भी एंगुलर ओमेगा से डिनोट करते हैं। ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। v वेक्टर क्वांटिटी है तो ओमेगा भी वेक्टर होगा, आर भी पोजीशन वेक्टर है, आर भी पोजीशन वेक्टर होता है, v इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टर बाय वेक्टर ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ से मैं क्लियर होगा सारी, कोई डाउट रहा तो बताइएगा, कुछ भी कहना चाहते हो आप। अच्छा ये लिख देते हैं वेक्टर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहां से हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2। पिक आउट द टू स्केलर क्वांटिटीज इन द फॉलोइंग लिस्ट: फोर्स, एंगुलर मोमेंटम, वर्क, करंट, लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड, एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी। तो हमें इन सभी 9 क्वांटिटीज में से स्केलर क्वांटिटी कौन सा है पिक करने को है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल है। हमने स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन पढ़ा हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में, उसके डेफिनेशन के हिसाब से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फोर्स क्या है बताइए? फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम, फोर्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कौन सा इसमें से? इसमें वेक्टर है सारे, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम,
लीनियर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एवरेज वेलोसिटी, मैग्नेटिक मोमेंट एंड रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो बचा क्या स्केलर में? स्केलर में बचा हमारे पास वर्क एंड करंट। वर्क एंड करंट क्यों? वर्क हमेशा एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिपेंड करता है। वर्क किस पाथ से हुआ है इससे फर्क नहीं पड़ता, वर्क है ना, वर्क किस पाथ से गया। वर्क जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? इसका एक सीधा सा रूल है, हमने थ्योरी में पढ़ा भी है, मल्टीप्लीकेशन वेक्टर इनटू स्केलर, ठीक है, या वेक्टर इनटू वेक्टर, समटाइम्स वेक्टर, ये हमेशा स्केलर ही देता है। ये हम आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा आपको। सो वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि करंट का कोई अपना डायरेक्शन नहीं होता। करंट फ्लो करती है अलोंग द पाथ, एक पाथ दिया हुआ उस पाथ पे फॉलो करती है, उसका अपना कोई डायरेक्शन नहीं होता। स्केलर इज ए, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। सारे बाकी जो है बचे हुए ये सारे वेक्टर्स हैं। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, बाकी सारे वेक्टर क्वांटिटीज है। ठीक है, ये हमारा हुआ सेकंड क्वेश्चन हुआ 3.2। पिक आउट द ओनली वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग लिस्ट: टेम्परेचर, प्रेशर, इंपल्स, टाइम, पावर, टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज। ये जो कुछ क्वांटिटीज दिए हुए हैं हमारे पास, नॉर्थ क्वांटिटीज, इसमें आपको सिर्फ ओनली वेक्टर क्वांटिटी आपको बताना है। इसमें इन सब में जो 8-9 क्वांटिटीज हैं इसमें आपको बताना है ओनली वेक्टर क्वांटिटी। जो आपको सीधी सी बात है, टेम्परेचर, प्रेशर, टाइम, पावर, पाथ लेंथ, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है। प्रेशर इज एक्चुअली, प्रेशर जो है वो होता है टेंसर क्वांटिटी, हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। टेंसर हमारे सिलेबस में है नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल में जाना नहीं हमको। तो प्रेशर इज ए टेंसर क्वांटिटी, ठीक है, ना स्केलर है ना वेक्टर है। और टेम्परेचर स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है। अच्छा, स्केलर में और क्या क्या आता है इसमें? टेम्परेचर आता है, टाइम, टेम्परेचर, टाइम, पावर, पावर भी स्केलर है, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ, एनर्जी, टोटल पाथ लेंथ, नथिंग बट डिस्टेंस ओनली, एंड डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये हमें पता ही है, ठीक है। एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड चार्ज, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है। तो बचा क्या वेक्टर में हमारे पास? वेक्टर में हमारे पास बचा सिर्फ एक इम्पल्स। जी हाँ दोस्तों, इम्पल्स, इम्पल्स इज नथिंग बट फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। हमें क्वेश्चन में बोला गया सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करो, एक वेक्टर क्वांटिटी है इम्पल्स, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3.3। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4, state with reasons whether the following algebraic operations with scalar and vector physical quantities are meaningful. A. Adding any two scalars. B. Adding a scalar to a vector of the same dimensions. C. Multiplying any vector by any scalar. D. Multiplying any two scalars. E. Adding any two vectors. F. Adding a component of a vector to the same vector. हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें स्केलर और वेक्टर के ऑपरेशंस बताने हैं हमको। 6 ऑपरेशंस है, पहले एक एक देखते हैं। फर्स्ट है एडिंग एनी टू स्केलर्स। आप किसी दो स्केलर को ऐड कर रहे हो, ध्यान देना है इसमें, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात यह है एनी टू स्केलर्स बोला है। अब मैं एडिशन दो तरह के हो सकता है, एक ये हो सकता है
सेम डायमेंशन, सेम फिजिकल क्वांटिटीज, और ये हो सकता है डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। जब क्वेश्चन में अगर ध्यान दें, एनी टू की बात कर रहा है, एनी में ये नहीं आएगा, एनी में अलग अलग कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। सेम बहुत इजी है, सेम कोई भी टू स्केलर ले लो, 10 प्लस 20 ऐड कर लो, है ना, 10 प्लस 20 ऐड कर लो। सेम मतलब स्पीड एक स्केलर है, स्पीड प्लस स्पीड कर लो, ये दो सेम क्वांटिटीज है। बट क्वेश्चन में बोला एनी टू स्केलर्स, एनी टू में क्या क्या आ सकता है, स्पीड प्लस टाइम, नो मीनिंग, ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा, स्पीड प्लस टाइम कोई मीनिंग नहीं बन रहा, ठीक है, ये मीनिंगलेस क्वांटिटी है। हेंस फर्स्ट वाला जो है एडिंग एनी टू स्केलर्स इज मीनिंगलेस। क्वेश्चन में ये बोला है कि यार मीनिंगफुल और नॉट, आप आंसर ये लिखोगे ए का मीनिंगलेस, ठीक है, एनी टू स्केलर्स है, ये मीनिंगलेस बन रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब बी पार्ट क्या कह रहा है, एडिंग ए स्केलर टू ए वेक्टर ऑफ द सेम डायमेंशंस। यहां फिर कंफ्यूज कर रहे हैं सेम डायमेंशंस, बट डायमेंशन पे ध्यान नहीं देना है हमको ये देखना है ए स्केलर और ए वेक्टर को ऐड कर रहे हो, क्या ये मीनिंग बनता है। आप देखो एग्जांपल लेते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल, स्केलर और वेक्टर को ऐड कर रहे हो, स्पीड प्लस वेलोसिटी, कोई मीनिंग बनता है क्या। मैग्नीट्यूड तो ऐड कर सकते हो, इसमें जो एक्स्ट्रा डायरेक्शन आ रहा है उस डायरेक्शन का क्या करेंगे, डायरेक्शन तो रहेगा फिर भी रह गया, तो ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा, ठीक है। तो अगेन मीनिंगलेस, ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा, मीनिंगलेस। सी पार्ट देखते हैं, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, मल्टीप्लाइंग एनी वेक्टर बाय एनी स्केलर, आप कोई भी वेक्टर ले लो, कोई स्केलर ले लो, एक स्केलर है मास, एक वेक्टर है वेलोसिटी, ये मीनिंगफुल बन रहा है, ये बनता है मोमेंटम, ठीक है, लीनियर मोमेंटम, ये एक मीनिंगफुल क्वांटिटी बन रही है, ठीक है। और एक ले सकते हो आप एंगुलर मोमेंटम ले सकते हो, एंगुलर मोमेंटम, एल हो गया mvr, ठीक है, ये स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट है, स्केलर और वेक्टर का प्रोडक्ट भी एंगुलर मोमेंटम है, ये मीनिंगफुल बन रहा है। एक और एग्जांपल लेते हैं, f इज इक्वल टू m इंटू ए, ये स्केलर है, ये वेक्टर है, मास स्केलर, ए इज वेक्टर, ये बन रहा है फोर्स, मीनिंगफुल। तो सी का ऑप्शन आ रहा है मीनिंगफुल, ठीक है। तो तीन एग्जांपल हम देख लिए, अब आगे देखते हैं सी के बाद डी। डी क्या कहता है, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, मल्टीप्लाइंग एनी टू स्केलर्स, आप कोई भी दो स्केलर ले लो, क्या वो मीनिंगफुल बनता है। फॉर एग्जांपल हमें पता है डिस्टेंस एक स्केलर है, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड इज ए स्केलर, डिस्टेंस इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, या डिस्टेंस हो गया स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर, तो डिस्टेंस एक मीनिंगफुल बन रहा है। मीनिंगफुल का मतलब यह है कोई उस आपको, आप जब दो स्केलर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो सेंस बनना चाहिए, कुछ आंसर आना चाहिए, सही आंसर आना चाहिए, ठीक है, वो प्रैक्टिकली होना भी चाहिए सही में। तो यहाँ मीनिंगफुल बन रहा है, डिस्टेंस एक मीनिंगफुल बन रहा है। एग्जाम्पल और एक ले सकते हैं, मास एक स्केलर है, वॉल्यूम एक स्केलर है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है डेंसिटी, ये एक मीनिंगफुल है, ठीक है, ये स्केलर ये स्केलर, तो ये एक मीनिंगफुल बन रहा है। नेक्स्ट हम आगे देख सकते हैं इसमें, और हमको देखना है इसमें स्केलर और क्या हो सकता है। एग्जांपल एनर्जी, एनर्जी का देख लेते हैं, एनर्जी होता है पावर इंटू टाइम, ठीक है, पावर इज ए स्केलर, टाइम इज ए स्केलर, तो ये एक एनर्जी मीनिंगफुल बन रहा है, तो ऑप्शन इसका डी है मीनिंगफुल। डी ऑप्शन, जी जो पार्ट जो कह रहा है ये है मीनिंगफुल, ठीक है। एडिंग एनी, नेक्स्ट ई पार्ट है एडिंग एनी टू वेक्टर्स, एडिंग एनी टू वेक्टर्स, अगेन एनी, ध्यान देना इस वर्ड पे,
ई पार्ट है एडिंग एनी टू वेक्टर्स, मतलब आप कोई वेक्टर ले लो वेलोसिटी, एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर ले लो फोर्स, एनी टू वेक्टर बोला, सेम वेक्टर, सेम नहीं बोला, एनी, एनी में वेलोसिटी और फोर्स, नो मीनिंग, ठीक है। ये कोई सेंस नहीं बन रहा। एक और ले सकते हो, कोई भी ना लेना चाहो आप, दो वेक्टर ले लो, डिस्प्लेसमेंट ले लो, टॉर्क ले लो, अगेन मीनिंगलेस, ठीक है। कोई भी चार आप ऐसे आप अपने मन से कितने भी एग्जांपल लिख सकते हो, आप लिखते जाइए, आप अपने नोट्स बनाते जाइए और उसमें लिखते जाइए कितने एग्जांपल्स आपको बन रहे हैं, कहाँ कोई मीनिंग दिख रहा है, कोई मीनिंग नहीं दिख रहा है। ये क्वेश्चन है, मीनिंग नहीं दिख रहा, ई पार्ट मीनिंगलेस बोल सकते हैं उसको, मीनिंगलेस, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट है एफ पार्ट, क्या कह रहा है, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर टू द सेम वेक्टर, एडिंग ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं ये बना दिया अपन ने, है ना, एक थीटा बना लेते हैं, एक इसको आप फोर्स वेक्टर मान लो, ये फोर्स एफ, और ये एफ इस एक एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है ब्लॉक पे, ठीक है। मान लेते हैं एक ब्लॉक है, इस पर एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक फोर्स ऐसे अप्लाई हो रहा है। तो अब इसका कंपोनेंट अगर हम निकालते हैं, ठीक है, इसके दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एफ कॉस थीटा अलोंग हॉरिजॉन्टल, एफ साइन थीटा वर्टिकल। तो एफ प्लस एफ कॉस थीटा या एफ प्लस एफ साइन थीटा, ये दो कंपोनेंट्स है एफ के, जो इस एंगल थीटा एंगल पे बना रहा है। तो ये कोई मीनिंग नहीं बन रहा, एफ प्लस एफ कॉस थीटा, ये एफ कॉस थीटा की वैल्यू अगर मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो आप कुछ आंसर आ सकता है। हमें अगर थीटा मालूम है, कुछ कंपोनेंट की वैल्यू मालूम है, तो कोई मीनिंग बन सकता है, नहीं मालूम है तो ये कोई मीनिंग नहीं बनता, ठीक है। तो ये मीनिंगलेस है, एक तरह से कह सकते हो मीनिंगलेस है, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जांपल निकाल सकते हो आप इस तरह की कोई भी एक वेक्टर ले लो, उसका एक कंपोनेंट ले लो, उस कंपोनेंट के हिसाब से आप फाइंड करो, सॉल्व करो, तो आपको आंसर समझ में आएगा मीनिंगफुल है या मीनिंगलेस है। ये मीनिंगलेस हो गया, ठीक है। तो यहां से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3.5। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। B, each component of a vector is always a scalar. C, the total path length is always equal to the magnitude of displacement vector of a particle. D, the average speed of a particle defined as total path length divided by time taken to cover the path is either greater or equal to magnitude of average velocity of the particle over the same interval of time. E, three vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector. एक करके देखते हैं पांचों, है ना। ऑप्शन पार्ट ए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं। ए कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मान लेते हैं कोई वेक्टर ए है, इसका कंपोनेंट अगर हम लिखें 5i कैप प्लस 2j कैप, ठीक है, और 3k कैप, 3 डायमेंशन में ले रहे हैं हम। ये वेक्टर हमारा, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हैं हम, इसका मॉड मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉड लेंगे, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 49 प्लस 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38। तो स्क्वायर रूट ऑफ 38 इज ए स्केलर, सही है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो। वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। इट इज ए स्केलर। सो इसका ऑप्शन पार्ट जो है, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट बी देखते हैं। बी क्या कहता है, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज ए स्केलर। ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर कैसे हो सकता है? कोई वेक्टर ले लो, अगेन पी वेक्टर ले लो, पी एक्स आई कैप प्लस पी वाई जे कैप प्लस पी जेड के कैप। पी एक्स आई कैप ये स्केलर कैसे हो सकता है? ये तो डायरेक्शन शो कर रहा है, नहीं तो वेक्टर होगा। स्केलर कैसे हो सकता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, ईच कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। नो, फॉल्स।
ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, नेक्स्ट सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहता है? सी पार्ट हम सॉल्व करेंगे। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टोटल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट अगर लिखते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट को शो करते हैं एस से। एस वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। इसका मैग्नीट्यूड और पाथ लेंथ देखो, पहले एग्जांपल समझते हैं। एक पाथ लेंथ है ए टू बी, ठीक है, ए बी, ये पाथ लेंथ है, इसका पाथ हो गया, टोटल डी है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पाथ लेंथ हो गया यहां पर डी, ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी हो गया डी। यहां तक तो सही है। ऑलवेज इक्वल टू बोल रहा है, ऑलवेज की बात नहीं करेंगे, यहां तक तो सही है। तो यहां तक सही है, तो आगे देखते हैं। अब ये राउंड ट्रिप, ये जाने का डी, आने का भी डी, तो जब वापस आ रही है तो पाथ लेंथ हो जाएगा डी प्लस बी, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डी माइनस डी। ये हो गया 2d और ये हो गया 0। तो ये इक्वल कैसे हुआ? तो क्वेश्चन क्या है हमारा? सी टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू, नो नॉट इक्वल, इट इज ग्रेटर देन पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन, और इक्वल हो सकता है किसी केस में, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आंसर हो सकता है इसका। तो फॉल्स, नॉट ऑलवेज इक्वल टू, इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बट नॉट लेस देन, इसका ध्यान रखना है हमको। नेक्स्ट डी, डी पार्ट क्या कहता है? The average speed of a particle defined as total path length divided by time taken to cover the path is either greater than or equal to, ये सही है। ठीक है, तो स्पीड, एवरेज स्पीड हो जाए, एवरेज स्पीड हो गया टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, एवरेज स्पीड हो गया हमारा। उसका क्या बोल रहा है? द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू कवर द पाथ इज आइदर ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? ग्रेटर और इक्वल बोल रहा है, ये सही है। टोटल डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी होते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो जैसा हमने क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में देखा था, पाथ लेंथ इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, सिमिलरली एवरेज स्पीड इज ग्रेटर और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मैग्नीट्यूड। ये ट्रू है, ठीक है, ये ट्रू है। लास्ट ई पार्ट, ई पार्ट क्या कहता है? 3 vectors not lying in a plane can never add up to give a null vector। बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, एक प्लेन में लाई करने वाले 3 वेक्टर्स ही नल वेक्टर हो सकते हैं। एक प्लेन में अगर लाई नहीं कर रहे, फॉर एग्जांपल देखते हैं, एक प्लेन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर ये प्लेन ड्रॉ करते हैं, ये हमारे प्लेन है, ठीक है, ये हमारे प्लेन है। एक वेक्टर ए वेक्टर इस पे लाई कर रहा है, एक वेक्टर बी वेक्टर इस पे लाई कर रहा है, एक वेक्टर सी इस पे लाई कर रहा है। तो ये जब एक प्लेन में है ही नहीं, तो ये तीनों एक साथ कैसे जीरो हो सकते हैं? एक साथ जीरो होने के लिए मस्ट कंडीशन है, कंडीशन जो है, कंडीशन फॉर ए नल वेक्टर, पहला कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट बी को प्लेनर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एक प्लेन में लाई करनी चाहिए। अगर एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे हैं तो आपको जैसे दिख रहा है, ये दो एक दूसरे को नलिफाई कर सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड एक दूसरे को नलिफाई कर सकता है, बट इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों को नलिफाई नहीं कर सकता, क्योंकि एक प्लेन में लाई नहीं कर रहे। ये को प्लेनर नहीं है। को प्लेनर होने के लिए सी को भी यहीं पर होना पड़ेगा, तब जाकर ये 3 वेक्टर्स हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन ए प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिव ए नल वेक्टर। ट्रू है, ट्रू है ये।
कि नेवर एड अप टू गिव नल वेक्टर। नल वेक्टर होने के लिए को प्लेन होना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा एग्जाम्पल क्वेश्चन 3.5। क्वेश्चन 3.6, एस्टैब्लिश द फॉलोइंग वेक्टर इनइक्वालिटीज ज्योमेट्रिकली और अदरवाइज। फर्स्ट, वेक्टर mod of a plus b is less than equal to mod of a vector plus mod of b vector. B, mod of a vector plus b vector is greater than or equal to mod of a vector minus mod of b vector. तो दो वेक्टर को हमने दिया हुआ है इनइक्वालिटीज, इसको हमको एस्टेब्लिश करना है ज्योमेट्रिकली या अदरवाइज। ठीक है, तो करते हैं। देखो, हम दो केस लेते हैं। पहला केस, हमारे पास एक वेक्टर है, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारे पास वेक्टर बी है। तो वेक्टर का दोनों का अगर हम यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ करें, पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, अगर दो वेक्टर ए प्लस बी है तो उसका सम, वेक्टर सम क्या होगा, तो उसका वेक्टर सम होगा। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। ये हो गया हमारा ए वेक्टर, ये हो गया बी वेक्टर, ये भी ए, ये बी, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं ओ पी पी क्यू आर। ठीक है, ये हमारा वेक्टर हो गया पैरेललोग्राम लॉ। ये हमारा एंगल थीटा है। ठीक है, थीटा है हमारा एंगल। तो यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ये हमको जस्टिफाई करना है यूजिंग दिस लॉ। ये हम लॉ कैसे भी कर सकते हैं, बिना लॉ के भी कर सकते हैं। हमें पता है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर आर वेक्टर क्या होगा, यहाँ पे एज पर डायग्राम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज मैक्सिमम when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब आर की वैल्यू ए प्लस बी होगी। ठीक है, इसका हमको ध्यान रखना है। हमें दो केस ले रहे हैं, वन केस when थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, और दूसरा यहां लेते हैं केस 2 when थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे इस दो केस में पहला हम लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए। हमें पता है मॉड कैसे निकालते हैं हम, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। ये हमने पैरेललोग्राम में जगह सीखा है। अब मैंने कहा थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस थीटा 0 हो गया, 0 मतलब 1 हो गया, 2 टाइम्स ए बी हो गया, ये हो गया आर इज इक्वल टू, तो आर वेक्टर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। अब ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कटा, बचा क्या, आर वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू होगी, मतलब होगा तो कम होगा या बराबर होगा, ज्यादा कभी नहीं होगा, ग्रेटर देन कभी नहीं होगा, होगा तो लेस होगा या बराबर होगा। तो यही से हम इक्वलिटी प्रूव करते हैं, आर वेक्टर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, इस डायग्राम का यूज करना पड़ेगा हमको, हमने प्रूफ किया यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इसका एक और तरीका से यूज कर सकते हैं हम इन ट्राइंगल लॉ, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हैं। हाँ, मैं रफली बता रहा हूँ, यूजिंग ट्राइंगल लॉ से ही भी प्रूफ कर सकते हैं। कैसे, सम ऑफ 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज greater than थर्ड साइड। ठीक है, इस ट्राइंगल लॉ से भी हम
इस इनइक्वालिटी को हम प्रूव कर सकते हैं। क्या कहते हैं? यूजिंग ट्रायंगल लॉ, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहाँ टू साइड्स क्या है? एक साइड ए है, दूसरा साइड बी है, ऑलवेज ग्रेटर देन रिजल्टेंट थर्ड साइड, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका उल्टा ही हो गया, कन्वर्स हो गया, या आर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी। हमने दोनों से प्रूव कर दिया, एक पैरेललोग्राम लॉ से प्रूव कर दिया, एक ट्रायंगल लॉ से भी प्रूव कर दिया कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, इसे भी प्रूव कर दिया। और पैरेललोग्राम लॉ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, अब आगे देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी क्या कहता है? व्हेन थीटा इज इक्वल टू मिनिमम, तो क्या होगा? रिजल्टेंट आर की वैल्यू -1 होगी, ए माइनस बी। मतलब एक नया डायग्राम अगर बनाए हम, हमारा एक डायग्राम ए है, वेक्टर ए, बी वेक्टर ऐसे आएगा माइनस बी। ठीक है, माइनस बी आएगा। हम यहाँ से पैरेललोग्राम लॉ अगेन उल्टा बना सकते हैं। ये हमारा आर वेक्टर, थीटा 180 है तो स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी कॉस 180। ठीक है, कॉस 180। जब कॉस 180 होगा तब सबसे आर की वैल्यू मिनिमम होगी। आर इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री। इसको याद रखना है हमको। आर इज मिनिमम व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, आर इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमको वैल्यू पुट कर देंगे हम, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा 180, कॉस 180 होता है -1, तो -2 ऑफ ए बी। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ब्रैकेट मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला आ गया। सो ये मैक्सिमम हो रहा है तो ये इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, तो फाइनली आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस मॉड ऑफ बी। ठीक है, तो यहां से हमने दूसरा भी प्रूव कर दिया। हमको ये प्रूव करना था। ठीक है, ये प्रूव करना था जब मिनिमम होगी तो आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू होती है, याद रखना है। व्हेन थीटा इज 0, आर की वैल्यू लेस देन इक्वल टू ए प्लस बी होती है। व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का स्क्वायर होगा, रिवर्स हो जाएगा। थीटा की वैल्यू 180 हो गई, देखो उल्टा हो गई। यहाँ 0 था, ये 0 था, यहाँ से एकदम 180 डिग्री अपोजिट, तो उल्टा हो गया। यहाँ जब उल्टा हो गया तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज होगा, यहाँ लेस देन इक्वल टू था, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। ठीक है, दोनों हमने प्रूव कर दिया। हेंस आप इसको भी ट्रायंगल लॉ से प्रूव कर सकते हो। जैसा आपने इसको प्रूव किया, इसको भी सेम ऐसे करके देखिए, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3.7। गिवन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ए बी सी एंड डी मस्ट ईच बी ए नल वेक्टर। एक एक करके सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें गिवन कंडीशन है, हमारा गिवन कंडीशन है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए क्या कहता है? ए ये कहता है इंडिविजुअली ए बी सी एंड डी, ये चारों वेक्टर्स आपस में 0 होंगे तो ही ये 0 होगा। क्या आपको सच में लगता है ये ऑप्शन सही है? ये लाइन सही लिखी है? गलत। ये ऑप्शन ये जो लिखी है ए प्लस बी प्लस ए बी सी डी चारों 0 होंगे तो ही 0 होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनमें से आप ऐसा भी लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसको लिखते हैं और दूसरा तरीका क्या है? ये पूरा 0 होने का मतलब क्या, तरीका क्या है? ए वेक्टर अकेला सबके बराबर है तो भी 0 हो सकता है, या इनमें से कोई एक वेक्टर भी बड़ा हो जाए, इसके बराबर आ जाए, या ये वेक्टर यहाँ आ जाए तो भी 0 हो सकता है, या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर माइनस ऑफ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर हो जाए तो भी 0 हो सकता है। तो कई सारे कंडीशन है। ए बी सी डी इंडिविजुअली नल वेक्टर होना जरूरी नहीं है। तो हम पहला आंसर हमारा जो होगा ए इज, क्वेश्चन है गिवन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट, फर्स्ट वन इज इनकरेक्ट। ठीक है,
जरूरी है कि ये ए बी सी डी सही हो, जीरो हो, आर कैन बी नल वेक्टर। सेकंड लिखा था मैग्नीट्यूड ऑफ बी प्लस सी ए प्लस सी इक्वल्स द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस डी। ठीक है, तो जो क्वेश्चन में लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस सी, अभी मैंने कहा बी वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। बिल्कुल हो सकता है। यहाँ हमने अभी बात की, ये गिवन है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। ये दो का साइन के साथ। अब मैग्नीट्यूड की बात करें, ए वेक्टर सॉरी यहाँ सी कर लेते हैं, इसको सी कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसको बी कर लेते हैं। ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मॉड ले लेंगे तो बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, हेंस दिस इज ट्रू, करेक्ट या करेक्ट। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो दूसरा सही है। नेक्स्ट सी, सी क्या कहता है, सी हमारा ये कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द whichever of a vector be greater than the sum of the magnitudes of b vector, c vector and d vector. Magnitudes of a vector is greater than magnitude of a vector greater than magnitude of b vector plus c vector plus d vector। क्या ये सही है, क्या ये सही है? अभी हमने लास्ट क्वेश्चन 3.6 में ही सॉल्व किया था। a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर जो दिया हुआ है, इसको अगर हम इसके फॉर्म में लिखें, इसको हम इसके फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखाएगा, लेस देन इक्वल टू बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ सी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ डी वेक्टर। हमारा ये जो स्टेटमेंट हमने इसको जो प्रूफ किया है 3.6 वाले में वो सही था। देन अकॉर्डिंग टू दिस जो हमारा अभी सी पार्ट दिया हुआ है, ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए वेक्टर इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको प्रूफ किया ये वाले पार्ट को। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ है करेक्ट है या इनकरेक्ट, तो सी इज इनकरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 3.7 में, B plus C must lie in the plane of A and D if A and D are not collinear and in the line of A and D if they are collinear। देखते हैं डी पार्ट क्या दिया हुआ है। B plus C must lie B vector plus C vector must lie in the plane where A and D in the plane of A and D if A and D are not collinear। तो A वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर ऐसा है और डी वेक्टर ऐसा है। ठीक है, नॉट कोलिनियर। जरूरी नहीं 90 हो, कोई भी एंगल हो सकता है। चलो कोई रैंडम एंगल मान लेते हैं, कोई दूसरा एंगल मान लेते हैं, ये वेक्टर। ठीक है, तो डी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर और डी वेक्टर बोथ आर नॉट कोलिनियर। देन बी प्लस सी मस्ट लाई इन द प्लेन ऑफ ए एंड डी इफ आर नॉट कोलिनियर। और ये कंडीशन है तो हमारा कंडीशन ये होना चाहिए बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये दोनों एक सेट है। बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कंबाइंड एक सेट है, प्लस ए वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। बट अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशन जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये पहला पार्ट जो है करेक्ट है। हमारे क्वेश्चन में दो पार्ट दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। पहला है कोलिनियर, मस्ट आर नॉट कोलिनियर, तो ये पार्ट सही है। And in the line of A and D if they are collinear, and in the line of A and D मतलब if they are collinear, मतलब ये हो गया हमारा A वेक्टर। इस बार A वेक्टर और D वेक्टर बोथ आर कोलिनियर, एक लाइन में लाई कर रहे हैं। इस क्वेश्चन का डी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, पहला पार्ट ये था A और D एक लाइन में लाई नहीं कर रहे, दूसरा पार्ट है एक लाइन में लाई कर रहे हैं। A वेक्टर ये हो गया और D वेक्टर ये हो गया। इसके लिए अगर ये सही लिखा है इफ दे आर कोलिनियर, तो हमारे पास दो वेक्टर ऐसे होंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन गिवन क्वेश्चन, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर मस्ट बी इन द सेम लाइन बट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब ये होना चाहिए बी वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, ये हमारा सी वेक्टर। ठीक है, से कोलिनियर होना चाहिए और अपोजिट होना चाहिए, देन ओनली दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, ये गिवन कंडीशन। ठीक है, तो ये हमारा
क्वेश्चन जो है पार्ट डी इज करेक्ट। क्वेश्चन में ये बोला है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं है। पहला इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है और चौथा लास्ट डी पार्ट करेक्ट है। ठीक है, ये हो गया हमारा 3.7। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन 3.8। 3 girls skating on a circular ice ground of radius 200 meter start from a point P on the edge of the ground and reach a point Q diametrically opposite to P following different paths as shown in figure. What is the magnitude of the displacement vector for each? For which girl is this equal to the actual length of path skate? ये पूरा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर 2 करने के बाद अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट है तो इससे बड़ा क्या कहे कि इससे बड़ा डाउट कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन पूरा चैप्टर किया है, 17-18 क्वेश्चन किए हैं। ये 8th क्वेश्चन तक 20-25 क्वेश्चन करने के बाद किसी को डिस्प्लेसमेंट में डाउट है तो इससे बड़ा क्या कहे किसी को। ठीक है, देखिए डिस्प्लेसमेंट पूछा है, डिस्प्लेसमेंट इतना करने के बाद फिर वही सबसे सिंपल क्वेश्चन पे आ गए डिस्प्लेसमेंट। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, चेंज इन पोजीशन को ही हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी तो इसके डायरेक्शन होते हैं। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है P, इसका रेडियस दिया हुआ है, रेडियस हम यहाँ से फाइंड कर लिखते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है, रेडियस हमको दिया हुआ है 200 मीटर, इसको O मान लेते हैं, सेंटर है। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, पूरा फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट P, फाइनल पॉइंट Q, तो Q माइनस P है ना, पूरा ये PQ हो जाएगा। PQ वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर है और हमको क्वेश्चन में दिया हुआ 200 मीटर रेडियस, तो PQ हो जाएगा 2 × 200 मीटर पूरा। ठीक है, 200 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 400 मीटर। किसको डाउट है अभी भी इस क्वेश्चन में नीचे कमेंट करके बताओ कि ये समझ में नहीं आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, फॉर विच गर्ल इज दिस इक्वल टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ स्केट? किस लड़की के लिए सबसे छोटा है, पाथ लेंथ के बराबर है। हमारे पास 3 ए बी, अच्छा मार्क नहीं आएगा, सी, ये हमारा सी। ठीक है, ये 3 गर्ल्स हैं, ए बी सी 3 गर्ल्स, किसके लिए सबसे पाथ लेंथ के बराबर है डिस्प्लेसमेंट? ये भी कोई सवाल है, बहुत इजी है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ कब होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाथ लेंथ। जाहिर बात ए के लिए तो नहीं है, सी के लिए भी नहीं है, तो किसके लिए लगता है आपको डायरेक्ट होना चाहिए? गर्ल बी के लिए होना चाहिए, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि गर्ल बी का पाथ लेंथ P2Q, डिस्प्लेसमेंट भी P2Q है ना, फाइनल पॉइंट में इनिशियल पॉइंट। गर्ल ए के लिए पाथ लेंथ क्या है? ये ए है, ये लॉन्ग पाथ जा रही है, और गर्ल सी भी ऐसे जा रही है। पाथ लेंथ शॉर्टेस्ट, इसको डिस्प्लेसमेंट किसके लिए होगा? गर्ल बी के लिए। ठीक है, ये था क्वेश्चन, मैं तो ये क्वेश्चन नहीं कहूंगा इसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 3.9 क्वेश्चन 3.9। A cyclist starts from the center O of a circular park of radius 1 kilometer, reaches the edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along QO, as shown in figure. If the round trip takes 10 minutes, what is the A. net displacement, B. average velocity, and C. average speed of the cyclist? Again, सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा डिफिकल्ट है नहीं, ये भी लाइक 3.8 टाइप का सिंपल क्वेश्चन है। हमें एक क्वेश्चन दिया है जिसमें साइकिलिस्ट है, एक साइकिलिस्ट एक पार्क के सर्कुलर पाथ में साइकिल कर रहा है, हैंगिंग कर रहा है, और पूरे साइकिलिंग करने के टाइम इसको रेडियस दिया होगा 1 किलोमीटर इन क्वेश्चन। ठीक है, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, पूरा टाइम लग रहा है इसको 10 मिनट्स। ठीक है, पूरा साइकिलिंग करने में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वापस आने में 10 मिनट्स टाइम लग रहा है। आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, वेलोसिटी बताना है और एवरेज स्पीड बताना है। सबसे पहले फाइंड करते हैं स्टार्टिंग डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगेन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। एक पॉइंट से स्टार्ट किया, पूरा साइकिल करके एक राउंड कंप्लीट करने के बाद वापस उसी पॉइंट पर आ गया जहां से स्टार्ट हुआ था। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट P, फाइनल पॉइंट पूरा राउंड करने के बाद वापस P, तो P माइनस P कितना हो गया? 0। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया।
एवरेज वेलोसिटी ये होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। ठीक है, वेलोसिटी जीरो। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ कितना दिया हुआ है, OP OQ और ये पाथ, हमको इस एरिया का लेना है, ये एरिया को हमको लेना है। टोटल पाथ लेंथ OP प्लस OQ प्लस PQ वेक्टर। ठीक है, टोटल टाइम टेकन 10 मिनट्स, या सेकंड में कन्वर्ट कर ले इसको तो इंटू 60 कर लेते हैं, इतना सेकंड्स। पाथ लेंथ हमको दिया हुआ 1 किलोमीटर, इसको हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं मीटर में, तो OP आपको दिया हुआ है। आपको सबसे पहले ये तो पता है, हमको इस एरिया को फाइंड करते हैं PQ की वैल्यू। PQ हम कैसे फाइंड करेंगे, PQ इज नथिंग बट 1/4 ऑफ सर्कमफ्रेंस। ये पूरे सर्कमफ्रेंस का 1/4 पार्ट है PQ, तो सर्कमफ्रेंस होता है 1/4 इंटू 2 पाई R। R जो 1 किलोमीटर है, इसको मीटर में चेंज करते हैं तो ये हो जाएगा π/2 इंटू 1000 मीटर। ये हो गया 500 पाई, ये हो गया 1570.95। ठीक है, इतना मीटर 1570.95 मीटर हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसको, 1000 प्लस 1570.95 मीटर 600 सेकेंड्स, ये मीटर सेकेंड्स। ये हो गया 3570.95 मीटर 600 सेकेंड्स। ये हो गया 5.95 मीटर पर सेकेंड। और इसको चेंज करना है हमको किलोमीटर पर आवर में। सिंपल सा तरीका है चेंज करने का, 5.95 इंटू 18.5 से चेंज कर लो तो आता है आंसर 21.43 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आ गया आंसर मीटर पर सेकंड में। आपको जो आंसर चाहिए वो देख सकते हो, और ये आ गया अपना आंसर किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये था आंसर अपना स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, पार्ट सी का आंसर। क्वेश्चन 3.10, on an open ground a motorist follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 meter. Starting from a given turn, specify the displacement of the motorist at the third, 6th and 8th turn. Compare the magnitude of displacement with the total path length covered by the motorist in each case. एक केस है हमारे पास दिया हुआ है, एक मोटरिस्ट है जो हर 500 टन के बाद 60 डिग्री टर्न लेता है। स्टार्ट करते हैं अगर यहाँ से, ये 500 मीटर ट्रैवल किया, ये 500 मीटर, यहाँ से 60 डिग्री टर्न लिया, फिर यहाँ 500 मीटर ट्रैवल किया, फिर 60 डिग्री टर्न लिया यहाँ से, ये आएगा यहाँ ऐसा आएगा। ठीक है, फिर 500 मीटर, फिर 60 डिग्री टर्न, फिर 500 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम होता है, हमारा कंप्लीट होता है यहाँ से। इसको हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6। ये डिस्टेंस है आपका 500 मीटर, ये एंगल है आपका 60 डिग्री, सेम 60 डिग्री यहाँ से टर्न। ठीक है, ये भी 60 डिग्री, तो ये टर्न्स है ऐसे। ठीक है, तो हमको सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। हमको फाइनली बताना है कि इस पे थर्ड, 6th और 8th टर्न पे डिस्प्लेसमेंट एंड पाथ लेंथ, ये फाइंड करना है हमको। कहाँ पे, थर्ड, 6th और 8th टर्न पे। आफ्टर फर्स्ट, यहां से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मतलब 0.4 पर। ये आपका हो गया थर्ड टर्न, 4th, 5th, 6th, ये आपका हो गया फर्स्ट जहां से स्टार्ट किया
सिक्स, सेवन, एट, ये आपका एट टर्न, ठीक है। थर्ड, सिक्स और एट टर्न, इस टर्न पे आपको डिस्प्लेसमेंट और पाथ लेंथ फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं टोटल, हम सबसे पहले इसको डिवाइड करते हैं एडी, आपको ये पाथ लेंथ फाइंड करना है हमको इसका एडी का, ठीक है। क्वेश्चन और क्या बोला है इसमें, आपको बोला कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय मोटरिस्ट इन ईच केस, इन हर केस में, ठीक है। सबसे पहले हमको वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो बहुत आसान है, एक रफली डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। एक स्ट्रेट लाइन हमारा, ये लाइन ज्वाइन कर लिया अपन ने, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये ज्वाइन कर लिया हमने, हमको दिया हुआ है हर जो गैप है, जो डिस्टेंस है 500 मीटर है, ये भी 500, ये भी 500 मीटर, सारे 500 मीटर है, ठीक है। ये भी 500 मीटर, ये भी 500 मीटर और ये भी 500 मीटर। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, यूजिंग ट्राइंगल ऑफ एडिशन, ठीक है। ट्राइंगल ऑफ एडिशन हम यूज करेंगे इसमें। इसका हमको फाइंड करना है, मान लो 1 3 पाथ 1 3 फाइंड करना है, पाथ 1 3 हम फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा यूजिंग ट्राइंगल ऑफ एडिशन, क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू 500 है, 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 cos थीटा, थीटा है 60 डिग्री, ठीक है। रख दिया वैल्यू हमने, तो आएगा अपना हमारा आंसर आ गया 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर प्लस 500 स्क्वायर, ये 2, ये cos 60 होता है 1/2, 1/2 कैंसिल, क्या बचेगा 500 स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर आ गया 500, बाहर निकाल लो, क्या बचा अंदर √3। तो ये हमारा आंसर आ गया 500 स्क्वायर रूट ऑफ 3 मीटर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस आ गया 1 3 हमारा 500 स्क्वायर रूट 3। अगेन ट्राइंगल ऑफ एडिशन लाएंगे, ये ट्राइंगल अगर साइड दिख रहा है, ये साइड दिख रहा है, ये यूज करके हम इसके वैल्यू फाइंड करेंगे 500 √3 प्लस 500 का स्क्वायर, ठीक है। अब डिस्टेंस फाइंड करना है हमको 1 4, डिस्टेंस फाइंड करना है, ये पाथ लेंथ फाइंड करना है 1 4। ये हो गया 500 √3 का स्क्वायर, 500 इंटू √3 का स्क्वायर प्लस 500 का स्क्वायर 2 500 इंटू 500 इंटू cos 60, 2 फिर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 500 का स्क्वायर, ठीक है। 500 अगर अपन ने बाहर निकाल लिया तो अंदर क्या बचेगा √3 स्क्वायर प्लस 500 2 प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका 500 √3 स्क्वायर 3 प्लस 1 4 1 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का 2, तो ये हो गया आपका 1000 मीटर। ये आ गया आपका डिस्टेंस, ये हो गया 1000 मीटर, ठीक है। ये आ गया आपका डिस्टेंस 1000 मीटर आ गया। तो और निकालना है हमको थर्ड 6 8, ये डिस्टेंस 1 to 1 0 ही आएगा, तो हम एक बार लिख लेते हैं थर्ड 6 8 के वैल्यू एट थर्ड 6 8 का वैल्यू। यहां पर हमको फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, कंपेयर करने बोला वैल्यू हमको, ठीक है। ये डिस्टेंस हमारा आ गया, स्ट्रेट लाइन है, डिस्टेंस हमारा 500 प्लस 500, टोटल पाथ लेंथ 1000 मीटर, थर्ड टर्न 8 टर्न पे। चलो पहले इसको थर्ड पे लिख लेते हैं, थर्ड टर्न पे वैल्यू आपका डिस्टेंस आ गया 1000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट सॉरी 1500, पाथ लेंथ आ गया दिस सबको ऐड करेंगे 1500 और डिस्प्लेसमेंट आ गया 1000 मीटर, ठीक है। ये हमारा कंपैरिजन है। थर्ड टर्न पे 6 पे डिस्टेंस हो गया 1 2 3 4 5 6 3000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट 0, यहां से स्टार्ट किया वापस यहीं पर आया तो डिस्प्लेसमेंट 0। एक टर्न पे
8 रिटर्न पे 500 प्लस 500 1000 मीटर, ये 500 प्लस ये 500 टोटल पाथ लेंथ तब तो फॉर 8 टर्न हो गया 500 प्लस 500 1000 मीटर और डिस्प्लेसमेंट हो गया 500 √3। ये हमारा आंसर फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, कंपेयर करने को कहा था हमको, ये हमारा कंपैरिजन है। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3.1। ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम द स्टेशन ए डिसऑनेस्ट कैबमैन टेक्स हिम अलोंग ए सर्कुलर पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट्स। व्हाट इज ए द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, बी द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, आर द टू इक्वल। इसमें क्वेश्चन में हमें एक पैसेंजर का जर्नी बताया है। एक पैसेंजर जो रेलवे स्टेशन से होटल जाना है उसे, वो मान लेते हैं ये रेलवे स्टेशन ए है, उसे होटल जाना है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पॉइंट बी पर, ये डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। पर एक डिसऑनेस्ट कैबमैन जो बेईमान होता है वो अपनी बेईमानी से उसे बहुत लंबे घुमावदार रास्ते से ले जाता है, सीधा नहीं ले जाता, घुमा फिरा के ले जाता है उसे, और पूरी जर्नी होती है टोटल डिस्टेंस 23 किलोमीटर। 10 किलोमीटर जर्नी को वो 23 किलोमीटर कवर कराता है डिसऑनेस्ट कैबमैन। तो हमें बताना है, क्वेश्चन में ये पूछा है एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। तो हमने कुछ बहुत सारे किए ऐसे, और देखते हैं। ए बोला है एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी। एवरेज स्पीड हमें पता है टोटल पाथ लेंथ होता है अपॉन टाइम टेकन। टोटल पाथ लेंथ हमारा है 23 किलोमीटर। हम याद रखिए हम स्पीड की बात कर रहे हैं, स्पीड में टोटल पाथ लेंथ आता है, पाथ लेंथ 23 किलोमीटर है और टाइम है 28 मिनट्स। इसे हम चेंज कर लेते हैं आवर्स में, 28 में 60 आवर्स, 23 इंटू 60.28 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया आपका 49.1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया हमारा एवरेज स्पीड। अब कैलकुलेट करते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा चेंज इन फाइनल पार्ट माइनस इनिशियल पार्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ 10 किलोमीटर, टाइम सेम 28 मिनट्स, आवर्स में चेंज है 28 to 60 आवर्स। तो ये हो गया 10 इंटू 60/28 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया आपका 21.4 किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन में लास्ट पार्ट पूछा है आर द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इक्वल। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है इक्वल नहीं है, तो हम इसे कहेंगे, बड़े बड़े अक्षर में लिख देंगे नो। हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.12। द सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई। What is the maximum horizontal distance that a ball thrown with a speed of 40 meter per second square can go without hitting the ceiling of the wall? 40 meter per second, sorry. ये हर शुरू हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन प्लेन में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर मोशन इन प्लेन पढ़ा आपने, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं पढ़ा तो आपने कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। पहला है मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, टाइम ऑफ फ्लाइट इन द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, एक समरी में बताता हूँ। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इस पाथ को, इस ट्रैजेक्टरी को फॉलो कर रही है, ये ऑब्जेक्ट है, बॉल भी हो सकता है, स्टोन भी हो सकता है, कोई पार्टिकल हो सकता है जो एक एंगल से आपने थ्रो किया और वो इस पाथ को फॉलो कर रही है, इस पाथ को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, इस ट्रैजेक्टरी को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन में आगे चल के। देखते हैं क्वेश्चन में, देखते हैं। इसमें दिया था सीलिंग ऑफ ए लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, व्हाट इज द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। आपको मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की बात की है इसमें।
तो सीधा सी बात है, रेंज की बात की है इसमें, रेंज आर इज इक्वल टू, इसमें दिया हुआ फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है, या फिर साइन 2 थीटा कॉस थीटा होता है 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, ठीक है। पर हमें थीटा नहीं मालूम है इस क्वेश्चन में, हमें थीटा हमें फाइंड करना है। इस थीटा के लिए हम एक और फॉर्मूला यूज करेंगे। हाइट दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें हाइट की वैल्यू दी हुई है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, और हाइट हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, मैक्सिमम हाइट कितना ट्रैवल है 25 मीटर। 25 इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.81। यू की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। उसको वैल्यू पुट कर देंगे 25 इज इक्वल टू 40 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू 9.81। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू 2 इंटू 9.81 डिवाइड बाई 40 स्क्वायर, ये आ गया 0.364, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा 3 और साइन थीटा हो गया आपका 0.55, ठीक है। तो थीटा आपका साइन थीटा की वैल्यू आ गई 0.55। यहां से हमें चाहिए कॉस थीटा भी, तो कॉस थीटा यहां से निकाल देते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 0.364 इज इक्वल कॉस थीटा 0.883। बस अब रख देना, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 इंटू हमें रेंज की वैल्यू फाइंड करनी है, आर इज इक्वल टू 2 इंटू 40 स्क्वायर इंटू साइन थीटा की वैल्यू दी हुई है 0.55, कॉस है 0.883 अपॉन 9.81। पूरे को सॉल्व करते हैं तो हमको आंसर मिलता है 150.9 मीटर, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। एक पार्ट, ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बिल्डिंग है, इसका हाइट जो है मैक्सिमम 25 मीटर है। तो हमको ये बताना है क्वेश्चन में कि ये रेंज, ये कितनी दूर तक पार्टिकल जाएगा बिना सीलिंग के टच किए, इस हाइट को बिना टच किए कितनी रेंज, कितने दूर तक पार्टिकल जा सकता है, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 25 मीटर हाइट दिया हुआ है, और बस वहां से हमने थीटा कैलकुलेट किया, बस थीटा से हमने रेंज फाइंड कर दिया, ये हमारा आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.15। An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 kilometer with a steady speed of 900 km per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन के ऊपर है। सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट हमें बस इतने याद रखने हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। पहली बार लगने वाला एक्सेलरेशन जो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दूसरा, वो इसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्स होता है। लास्ट क्वेश्चन में 3.14 में भी हमें क्वेश्चन लास्ट में एक लाइन था, डायरेक्शन पूछा था। डायरेक्शन इज, ये सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, तो डायरेक्शन हमेशा इनवर्स रहेगा सेंटीमीटर का, ठीक है, ये इनवर्स ही रहेगा, और यही आपको सर्कुलर मोशन मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगला उसको सॉल्व करते हैं। हमें एक एयरक्राफ्ट दिया हुआ है, एयरक्राफ्ट की स्पीड है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें, 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 250 मीटर पर सेकंड, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है हमको, रेडियस आर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। वो आप कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल
या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों सेम चीज है। अराउंड द रेडियस लगता है इसलिए इसे रेडियल कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं AC से। AC होता है v²/r। तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ 250 इंटू 250 अपॉन r दिया 1000 मीटर। ठीक है, 444 ये गया बचा 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कंपेयर विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंपेरिजन करने का मतलब यह है आपको उसका रेशियो फाइंड करना है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G, ये है 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, ये 5.8 कुछ आता है रेशियो। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका जो है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपका ग्रेविटी से 5.6 ये होगा आपका 5.6 हो जाएगा 6.4 टाइम्स। मतलब ये 6.4 टाइम्स ज्यादा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, ये इसका मतलब है। ये कंपैरिजन करके आपको ये बताना था कि कितना डिफरेंस है और क्या इफेक्ट होता है इसका। ये हो गया। A stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 14 revolutions in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone? एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन दिया है इसमें। ठीक है, एक स्टोन टाइट किया गया और ये तो खैर 2D या 3D शो नहीं हो सकता। इसमें एक हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इसका स्टोन टाई किया गया है, इसका रेडियस है 80 सेंटीमीटर या फिर 0.8 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.8 मीटर। और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। इस तरह का एक्सेलरेशन फ्रेंड्स, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, एक सर्कुलर पाथ है और एक्सेलरेशन पूछ रहा है, आपको बस एक ही समझना है। वैसे दो तरह के होते हैं, एक्सेलरेशन भी दो तरह के होते हैं। एक होता है रेडियल, इसी को कहते हैं सेंट्रीपिटल, और दूसरा होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इस केस में जो बोल रहा है एक्सेलरेशन कहाँ होगा, पहले पूछता आपको किस तरह कौन सा एक्सेलरेशन होगा। आपको पता है जब भी कोई पार्टिकुलर सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होता है जो को उसको सर्कुलर मोशन पे बनाए रखता है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल या रेडियल एक्सेलरेशन। दोनों सेम है, या तो रेडियल का हो या सेंट्रीपिटल का हो, एक ही चीज है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन AC = v²/r। ये होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में हमको वेलोसिटी दी हुई है। क्या है क्वेश्चन में, रेडियस दिया हुआ है और 14 रेवोल्यूशंस। पहली बार रेडियस दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर = 0.8 मीटर और दिया है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 14 टाइम 25 सेकेंड्स। ठीक है, टाइम 25 सेकेंड्स। और हमको पूछा है इसकी वैल्यू। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। AC = v²/r होता है, वेलोसिटी होता है r × ओमेगा। ठीक है, r × ओमेगा। ओमेगा होता है सर्कुलर फ्रीक्वेंसी, r × 2πn/60, ये सेकंड्स में। ठीक है, 2πn/60। इसके वैल्यू अगर हम सॉल्व करके रखते हैं वैल्यू 0.8 × 2π × n14 अपॉन टाइम। हमको टाइम जितना दिया था उसमें करते वैल्यू 25 दिया हुआ है हमको। इसको और कुछ दिया गया करेक्शन हमको। ठीक है, इतना हम कर देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। तो जो वैल्यू आएगी हमको इसको हम स्क्वायर करना है। तो AC = 0.8 × 2π × 14/25 स्क्वायर अपॉन r। r is 0.8, 8 कैंसिल,
तो जो बचेगा आपका सॉल्व करने पर ए सी की वैल्यू आती है 9.9 मीटर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका सर्कुलर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का आंसर आ गया। ठीक है, बस हमको इस क्वेश्चन में ये निकालने का प्रॉब्लम मालूम होगा। v होता है आर ओमेगा, v है लीनियर वेलोसिटी, r इज रेडियस, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा होता है 2 पाई n और बाई 60 भी होता है कई बार। ठीक है, इसको याद रखना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.14। क्वेश्चन 3.15, An aircraft executes a horizontal loop of radius 1 km with a steady speed of 900 km per hour. Compare its centripetal acceleration with the acceleration due to gravity. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन के ऊपर है। सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट हमें बस इतने याद रखने हैं, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। पहली बार लगने वाला एक्सेलरेशन जो होता है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। दूसरा, वो उसका डायरेक्शन हमेशा इनवर्स होता है। लास्ट क्वेश्चन में 3.14 में भी हमें क्वेश्चन लास्ट में एक लाइन था, डायरेक्शन पूछा था। डायरेक्शन इज, ये सर्कुलर पार्ट है, तो डायरेक्शन हमेशा इनवर्स रहेगा सेंटीमीटर का। ठीक है, ये इनवर्स ही रहेगा और यही आपको सर्कुलर मोशन मूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब अगला उसको सॉल्व करते हैं। हमें एक एयरक्राफ्ट दिया हुआ है, एयरक्राफ्ट की स्पीड है वेलोसिटी इज इक्वल टू 900 किलोमीटर पर आवर। इसको अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करें, 900 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड, ये हो गया 250 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रेडियस दिया हुआ है हमको, रेडियस आर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर या 1000 मीटर। वो आप कुछ नहीं, सिंपल फॉर्मूला लगा रहे हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल या फिर रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, दोनों सेम चीज है। अराउंड द रेडियस लगता है इसलिए इसे रेडियल कहते हैं। इसे डिनोट करते हैं ए सी से, ए सी होता है v²/r। तो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ 250 इंटू 250 अपॉन आर दिया 1000 मीटर। ठीक है, 444 ये गया, बचा 62.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप गया आपका सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कंपेयर विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कंपैरिजन करने का मतलब यह है आपको उसका रेशियो फाइंड करना है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ये है 62.5 डिवाइडेड बाय 9.8। ठीक है, ये 5.8 कुछ आता है रेशियो। ठीक है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आपका जो है वो, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो आपका ग्रेविटी से 5.6 ये होगा आपका 5.6 हो जाएगा, 6.4 टाइम्स। मतलब ये 6.4 टाइम्स ज्यादा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। ठीक है, ये इसका मतलब है। ये कंपैरिजन करके आपको ये बताना था कि कितना डिफरेंस है और क्या इफेक्ट होता है इसका। ये हो गया 3.16। रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस if it is true or false. A. The net acceleration of a particle in circular motion is always along the radius of the circle towards the center. 3 पार्ट्स है, एक एक करके करते हैं। पहला पार्ट दिया हुआ है नेट एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। 2 बातें ध्यान रखनी है हमको यहाँ पे। जब सर्कुलर मोशन की बात कर रहा है, हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो ये भी 2 तरह का होता है। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन लगता है, वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और इसे रेडियल भी कहते हैं, और वो टुवर्ड्स हमेशा सेंटर ही लगता है। और नॉन यूनिफॉर्म में 2 लगते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों।
ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पर एक फोर्स ऐसा भी लग रहा है, एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही है, तो एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रही है, एक फोर्स ऐसा लगेगा सेंटीमीटर एक्सेलरेशन, एक टेंजेंशियली लगेगा। और क्वेश्चन में बोला है सर्कुलर मोशन की बात की है, जब सर्कुलर मोशन की बात कर रही है वो उसने मेंशन नहीं किया तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही माना जाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म में दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टुवर्ड सेंटर ये पॉइंट ओ और एक अलोंग टेंजेंशियल ए टी, ए सी और ए टी दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो यहाँ कहीं आएगा अप्रोक्सीमेटली, वो सेंटर की तरफ तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये आंसर आपका ए जो है वो फॉल्स हो गया, ट्रू और फॉल्स बोला है, ए आपका फॉल्स हो गया क्योंकि नेट एक्सेलरेशन ये ए नेट है और टुवर्ड सेंटर बिल्कुल नहीं आ रहा है ये, ठीक है। तो नेट एक्सेलरेशन आपका नॉट टुवर्ड्स द सेंटर है। द नेट एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज अलोंग द रेडियस ऑफ द सर्कल टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं टुवर्ड्स द सेंटर नहीं है, तो ए फॉल्स हो गया। बी द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल एट अ पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट। अब बात की है वेलोसिटी वेक्टर की, बिल्कुल देखते हैं। जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है या कहीं भी मूव कर रहा है, मान लेते हैं सर्कुलर मोशन की बात हो रही है तो इससे हम वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लेते हैं अलोंग द सर्कुलर मोशन। तो ये वेक्टर हमेशा, ये बात याद रखिए, हमेशा टेंजेंशियल ही होता है वेलोसिटी हमेशा। ये आपका वेलोसिटी वेक्टर शो कर रहा है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ दिस, ये आपका वेलोसिटी वेक्टर है, ऑलवेज परपेंडिकुलर या ऑलवेज टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल एट दैट पॉइंट, बिल्कुल सही है, ये सही है, ट्रू, ये फैक्ट है एक्चुअली। आप इसको फैक्ट करके नोट करके रख लो, नीचे लिख लो फैक्ट, ये ऐसे ही होता है, ठीक है, ये फैक्ट है, ये ऐसा होता है। सी द एक्सेलरेशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एवरेज ओवर वन साइकिल इज ए नल वेक्टर। यहां पर मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सी पार्ट में मेंशन किया गया है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे आपको एक ही एक्सेलरेशन होगा और वो भी टुवर्ड सेंटर होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन वो हमेशा सर्कुलर मोशन पे हमेशा सेंटर की ओर एक्ट करेगा ऐसे, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ रहता है और सारे कंपोनेंट्स, ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे को नलिफाई करते हैं ताकि ए नेट जो होता है वो आपका जीरो आता है, ठीक है, ए नेट आपका जीरो आता है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो ये पार्ट भी ट्रू है और इसे भी आप लिख सकते हो फैक्ट, ये ऐसा होता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन 3.17। द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाई आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप plus 4k m cap, where t is in seconds and the coefficients have the proper units for r to be in meters. Find the v vector and a vector of the particle b. What is the magnitude and direction of velocity of the particle at t equal to 2 seconds? हमें क्वेश्चन वेक्टर दिया हुआ है r वेक्टर इज इक्वल टू होता है 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप, 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k m, ठीक है। ये मीटर है, पोजीशन वेक्टर दिया हुआ मीटर में दिया हुआ, हमको इसका वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालना है। हमने अगर आपको याद हो हमने इसमें भी पढ़ा है, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है, दो तरह के वेलोसिटी होते हैं, दो तरह के एक्सेलरेशन होता है, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात हो रही है, एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v की बात हो रही है, v वेक्टर जिसको होता है d अपॉन डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर करेंगे तो d अपॉन dt ऑफ 3t i कैप माइनस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप, तो ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 4t j कैप, ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। और आपका एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन वेक्टर होता है d अपॉन dt ऑफ किसका, v का आपको एक और डेरिवेटिव
इसको हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हमने v निकालने के लिए r का डेरिवेटिव निकाला, a निकालने के लिए v का डेरिवेटिव निकालेंगे। a की उसकी वैल्यू आती है -4, ठीक है, डायरेक्शन j कैप अलॉन्ग j कैप से t, ये हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। हमने दोनों पार्ट ए निकाल लिया। पार्ट बी में बोला है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। हमें पता है किसी भी पार्टिकल का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है पोजिशन वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो हम निकालते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहाँ पर अगर इस फॉर्म में दिया हुआ वेक्टर तो हम इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मॉड लेके सॉल्व करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और डायरेक्शन की बात करें तो थीटा निकालते हैं, tan थीटा होता है y/x। ये हमने पहले भी किया हुआ है, ठीक है, ये हमने बहुत पहले किया हुआ है। ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गया डायरेक्शन। तो बस यही करना है इस क्वेश्चन में। हमको वेलोसिटी का निकालना है। वेलोसिटी v इज इक्वल टू दिया हुआ है एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालना है। v है 3i कैप -4t j कैप। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड हो जाएगा v वेक्टर इज इक्वल टू -8 j कैप एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड। अब इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है हमें। तो v है v इज इक्वल टू vx i कैप प्लस vy j कैप। ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर है, इस फॉर्म में लिखते हैं vx i कैप प्लस vy j कैप। vx कंपेयर करें तो vx हो गया 3 मीटर पर सेकंड, vy हो गया -8 मीटर पर सेकंड। तो v की मैग्नीट्यूड हो जाएगी v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 9 प्लस 4 73, ठीक है, सॉरी 4 16, 8 नहीं 4 है, 4 स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन tan थीटा हो गया vy अपॉन vx। ये 8 है, ठीक है, 8 ही है -64973। और ये हो गया -8/3। ये आपका डायरेक्शन हो गया। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -8/3। ये आ गया डायरेक्शन और ये ऊपर आ गया मैग्नीट्यूड। ये निकालना था हमको, बस यही करना है हमको। ये बेसिक था, बहुत ही सिंपल था, हमने किया हुआ पहले भी थ्योरी में पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 3.17। क्वेश्चन 3.18 इस क्वेश्चन में दिया हुआ है ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एट t इज इक्वल टू 0 सेकंड विथ ए वेलोसिटी ऑफ 10 j मीटर पर सेकंड एंड मूव्स इन द xy प्लेन विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 8 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A. At what time is the x coordinate of the particle 16 meter square? What is the y coordinate of the particle at that time? B. What is the speed of the particle at the time? ठीक है, इस क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, सॉल्व करना है। देखिए आपको दिख रहा है गिवन है, आपको u की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a की वैल्यू ये दी हुई है 8 i कैप प्लस 10 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमको निकालना है at what time is the x coordinate of the particle 16 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, उसमें हमने देखा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये इक्वेशन। और इसको वेक्टर फॉर्म में जो लिखना है, ये इसका वेक्टर फॉर्म है, दिस इज वेक्टर फॉर्म, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं इसको, r वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर t कैप प्लस हाफ a वेक्टर t स्क्वायर। यहां से हमने इसको जो गिवन था हमको रख दिया हमने वैल्यू, u की वैल्यू रख दी, a की वैल्यू रख दी, सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद r वेक्टर को हम लिखते हैं x i कैप प्लस y j कैप। उसको हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में चेंज कर लिए, i कैप j कैप फॉर्म में सिंप्लीफाई कर लिया, तो हमारे यहाँ आया 4t स्क्वायर i कैप प्लस 10t प्लस t स्क्वायर j कैप। उसके बाद हमने कंपेयर किया, x वेक्टर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर i कैप है, तो x हो गया हमारा 4t स्क्वायर x कोऑर्डिनेट। अब हमको
टाइम निकालना बोला, एट व्हाट टाइम बोला है एक्स कोऑर्डिनेट का, एट तो यहाँ से हमने कंपेयर करके निकाल लिया 4t स्क्वायर इज इक्वल 16, t स्क्वायर इज इक्वल 4, t की वैल्यू 2 सेकंड आ गई। अब यहाँ से हमने एट द सेम टाइम वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू पूछा है, वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू हमने रखा है t इज इक्वल 2 सेकंड, वाई कोऑर्डिनेट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा पूछा है। उसने एक्स कोऑर्डिनेट चला था 16 मीटर, वाई कोऑर्डिनेट चला 24 मीटर, ठीक है। हमने एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल ली। यहाँ से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दैट टाइम, एट दैट टाइम मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड। ये हमने r वेक्टर दिया हुआ है, वेलोसिटी वेक्टर से हमने इसको डेरिवेटिव निकाल के हमने पोजीशन का वेलोसिटी वेक्टर निकाल लिया। वेलोसिटी वेक्टर हमारा है vx इज इक्वल टू 8t, vy इज इक्वल टू 10 प्लस 2t। एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड्स, vx है 16 मीटर पर सेकंड, vy है 14 मीटर पर सेकंड। इसको हमने सॉल्व किया, वैल्यू रख के स्क्वायर रूट निकाला रखा, तो इसका आंसर आया 21.26 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आंसर था, ठीक है। ये हमें कैलकुलेट करना था। क्वेश्चन 3.19 I cap and j cap are unit vectors along x and y axis respectively. What is the magnitude and direction of the vectors I cap plus j cap and I cap minus j cap? What are the components of a vector A is equal to 2 I cap plus 3 j cap along the directions of I cap plus j cap and I cap minus j cap? बड़ा क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग कर रहा है। एक एक करके पार्ट्स में बात करते हैं, दो अलग पार्ट्स में क्वेश्चन, ठीक है। पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट क्या कह रहा है, हमें आई कैप प्लस जे कैप दो वेक्टर दिए हुए हैं, आई कैप प्लस जे कैप, इसको मान लेते ए वेक्टर स्मॉल ए और स्मॉल बी मान लेते आई कैप माइनस जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन की बात कर रहा है। हमने बहुत पहले पढ़ा हुआ है आर वेक्टर हम लिखते हैं पोजीशन वेक्टर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ आर होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डायरेक्शन होता है tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये हमें पता होना चाहिए जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। ये आपका मैग्नीट्यूड है और ये आपका डायरेक्शन है। सेम कॉन्सेप्ट यहां भी अप्लाई करना है हमको। इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का वाई का आई का कोएफिशिएंट 1, वाई का कोएफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हो गया रूट 2। सिमिलरली मॉड ऑफ b सेम 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 2। डायरेक्शन tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1/1, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। इसका डायरेक्शन आ गया 45 डिग्री। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी tan थीटा इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। यहाँ पर y की वैल्यू -1 है तो -1/1, थीटा इज इक्वल टू -45 डिग्री। तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ये आई कैप है, ये जे कैप है, 45 डिग्री मतलब ये स्ट्रेट लाइन, ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यहाँ अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें आई कैप और जे कैप के बीच में, ये आई कैप है, जे कैप है, आई पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है, तो जे नेगेटिव नीचे आएगा यहाँ पे, ये ऐसे 45 आएगा 45 डिग्री, ठीक है। ये आई कैप और ये हमारा रिजल्टेंट जे कैप। तो ये हमारा डायग्राम हो गया। यहाँ आई पॉजिटिव है, जे नेगेटिव है, इसलिए हमने 45 नीचे आया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ, कोई डाउट? कुछ नहीं, डाउट नहीं है। अब हम कॉन्सेप्ट अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड पार्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। इसका अलोंग दिस डायरेक्शन, इसके डायरेक्शन में अलोंग, पहला है आई प्लस जे कैप के डायरेक्शन में, दूसरा है आई कैप माइनस जे कैप के डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा। कंपोनेंट हम कैसे निकालते हैं, याद है? अगर आपको याद हो, एक वेक्टर आपके पास कोई ये ए वेक्टर है तो इसके कंपोनेंट अगर निकालने पड़े, ये थीटा एंगल से वेरी कर रहा है तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और साइन कंपोनेंट होगा वाई कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। याद है? यही कॉन्सेप्ट हमको इस क्वेश्चन में लगाना है। इसका अगर कंपोनेंट निकालोगे अलॉन्ग, सबसे पहले इसका डायरेक्शन निकालते हैं। इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, आई ए कैप स्मॉल ए कैप हो गया 1 आई कैप प्लस जे कैप ऑन रूट 2। सिमिलरली बी कैप, इसका डायरेक्शन हो जाएगा, इसका डायरेक्शन दूसरे का
आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट टू। अब कुछ नहीं, इसको इससे मल्टीप्लाई, कंपोनेंट निकालना है हमको, मल्टीप्लाई करना है। ए कैप इंटू स्मॉल ए कैप इज इक्वल टू, हम कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट में हमेशा इसकी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन है यूनिट वेक्टर आपको दिखाना है, तो वेक्टर ऊपर, नीचे उसका मॉड, इसका नीचे हमने मॉड निकाला है रूट टू। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाया है, ये डायरेक्शन और इसका इसका मॉड। आपको पता होगा यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये होता है डायरेक्शन। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट हमने लगाया, यहाँ लगाया है, सेम कॉन्सेप्ट, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। अब हमको इसका कंपोनेंट निकालना है अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन। तो अलोंग इसका होगा 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। अब इसका डायरेक्शन लगाओ, आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट टू। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर 2, एक मिनट सर, ये प्लस है, ये प्लस है 2 आई कैप, 2 आई इंटू आई, 1 डॉट प्रोडक्ट मालूम होना चाहिए, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, बाकी सब 0 होते हैं। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, आई डॉट के 0। तो आई डॉट आई 2 प्लस 3 अपॉन रूट 2, इसका हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, ये हो गया मैग्नीट्यूड। सिमिलरली इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इंटू आई कैप माइनस जे कैप अपॉन रूट 2। तो इसका हो जाएगा 2 माइनस 3 अपॉन रूट 2, हो गया माइनस 1 अपॉन रूट 2। ये हमने निकाल लिया क्वेश्चन का व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, ए वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया हमने। और अच्छा, अब इसका डायरेक्शन, डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है, सेम कॉन्सेप्ट हमको इसमें लगाना है। ठीक है, अब हमको इसको निकालना डायरेक्शन। डायरेक्शन में कुछ नहीं, सेम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 अपॉन रूट 2 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन रूट 2, पहला डायरेक्शन। दूसरा डायरेक्शन माइनस 1 अपॉन रूट 2 आई कैप माइनस जे कैप। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर, सोल्यूशन अपना। चाहे तो और आगे सॉल्व कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है। तो ये हमने निकाल लिया मैग्नीट्यूड और ये हमने निकाल लिया डायरेक्शन। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, ए वेक्टर का सेकंड पार्ट था हमारा, ये था बी पार्ट एक्चुअली, और ये था हमारा ए पार्ट। ठीक है, ये होगा हमारा क्वेश्चन 3.19। क्वेश्चन 3.20, फॉर एनी आर्बिट्रेरी मोशन इन स्पेस विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर ट्रू। 5 पार्ट्स है, एक एक पार्ट हम इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं। वी एवरेज इज इक्वल टू, फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, आपको बताना है वी एवरेज हाफ वी T1 प्लस वी T2, ये एवरेज वेलोसिटी है पूछा है, क्या ये सही है, आपको बताना है ट्रू या फॉल्स। अभी तक हमने जो पहले चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन करने के बाद आपको वेलोसिटी वाले टॉपिक में डाउट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, एवरेज वेलोसिटी वाले डाउट्स तो बिल्कुल नहीं आने चाहिए। ये क्वेश्चन देखते ही अगर आपसे कोई पूछे ये ट्रू है या फॉल्स है, तुरंत आपको कहना चाहिए दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है ये एवरेज स्पीड का है, एवरेज वेलोसिटी का नहीं है। ये इस फॉर्मूला एवरेज स्पीड का है। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये होती है एवरेज वेलोसिटी। बट यहाँ क्या दिया हुआ है, एवरेज वेलोसिटी वैल्यू ये दी है v एट t1 प्लस v एट t2, मतलब v1 प्लस v2 बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी नहीं होती, ये एवरेज स्पीड होती है। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये पहला फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज v एवरेज इज इक्वल टू पोजीशन r t2 माइनस, अगेन v एवरेज इज इक्वल टू r t2 माइनस r t1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये क्या कह रहा है, r क्या है, पोजीशन वेक्टर, ये दोनों पोजीशन वेक्टर हैं, तो कहीं कहीं सिमिलर आ रहा है, वेलोसिटी के पास आ रहा है। अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर एट टाइम t2 माइनस पोजीशन वेक्टर एट टाइम t1, मतलब चेंज इन पोजीशन दिखा रहा है। चेंज इन पोजीशन नथिंग बट टोटल डिस्प्लेसमेंट ही तो है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन,
is change in position. So velocity vector यहाँ पर ये जो बात आ रहा है this point is true. ठीक है, दिस एवरेज वेलोसिटी का एक सही फॉर्मूला ये है। हमने दो फॉर्मूले पढ़े हैं, उसको इसी को ही अदर फॉर्म है टोटल डिस्प्लेसमेंट को ही हम बोलते हैं चेंज इन पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये है फाइनल पोजीशन r at t2, r at t1 इज इनिशियल पोजीशन और ये ट्रू है फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है सी पार्ट। सी पार्ट इज v at t is equal to v at any top point t is equal to v at 0 plus at। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, जो पहली बार जो क्वेश्चन ध्यान से नहीं पड़ेगा वो तुरंत इसे ट्रू कह देगा। ट्रू है बट ऑन कंडीशनल बेसिस। कंडीशन क्या है यहाँ पर? कंडीशन ये है, क्वेश्चन में दिया है इन स्पेस, मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर हम जब एनी पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये सही है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, बट एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा, किसी एक पर्टिकुलर समय पर ही कांस्टेंट रहेगा। बाकी समय पर एक्सेलरेशन या बढ़ सकता है या कम हो सकता है, चेंज होता रहेगा। फॉर चेंजिंग एक्सेलरेशन दिस इज फॉल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बोला, इन स्पेस बोला है क्वेश्चन में। इन स्पेस मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दिस इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट डी क्या बोलता है? r at t is equal to r of 0 plus v at t plus half at square. Again, r at t is equal to r of 0 plus v t plus half a t square. Again, ये सारे पॉइंट्स सही है, ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो r at t minus r at 0। ये फाइनल क्वेश्चन माइनस इनिशियल क्वेश्चन, ये होगा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ut plus half at square। बट कंडीशन यहाँ ये पर ये है, यहाँ पर कंडीशन ये अपना ये है कि हाफ एक्सेलरेशन, अगेन बात एक्सेलरेशन पर आती है, दिस इज नॉट कांस्टेंट ऑलवेज, नॉट कांस्टेंट ऑलवेज। हेंस दिस इक्वेशन इज ट्रू ओनली फॉर सर्टेन कंडीशंस। किसी और कंडीशन में ये हमेशा ट्रू नहीं होगा। दिस इज फॉल्स। जब इस क्वेश्चन में एट इन स्पेस बोला है, इन स्पेस के लिए ये कंडीशन फॉल्स है। एट किसी पर्टिकुलर टाइम पर जहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वहां पर ये सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट ई पार्ट इज ए एवरेज इज इक्वल टू v at t2 माइनस v at t1 अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, प्लस अपॉन t2 by t1। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, या t1 माइनस t2। ठीक है, तो ये हमारा कंडीशन फॉर एवरेज वेलोसिटी इज ट्रू, ये ट्रू है। तो हमने कर लिया फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू, 5 क्वेश्चन हमारे। ठीक है, ये हमारा होगा 3.20। ट्रू फॉल्स था, बेसिक कॉन्सेप्ट से हमको समझना होगा ये स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस। ये स्पीड नहीं है, ये वेलोसिटी है क्वेश्चन में, इसके लिए ये फॉल्स होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट 3.21, रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजंस एंड एग्जांपल्स इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। फिर से ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 पार्ट्स है, ए बी सी डी ई। प्रत्येक स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसको बताना है 5 अलग अलग सब डिविजन में, वो सही है या गलत। पहले है ए स्केलर क्वांटिटी इज वन दैट, ए स्केलर क्वांटिटी वो है जो फॉलोइंग। ए कहता है इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। ए स्केलर क्वांटिटी इज द वन विच इज कंजर्व्ड इन ए प्रोसेस। बताना ट्रू या फॉल्स। आंसर इज फॉल्स। क्यों फॉल्स? पहले आंसर, इसका आंसर लिखते हैं, इसका आंसर लिखते हैं फॉल्स। रीजन, स्केलर क्वांटिटी कौन कौन सा हो सकते हैं? बहुत सारे है ना। अगर मैं बात करूं स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे स्केलर क्वांटिटीज है। इनमें से कोई भी एक ले सकते हैं। मास, कोई भी आप स्केलर क्वांटिटी ले सकते हो जो आप बता सकते हो इसका एग्जांपल लेकर कि बढ़ता घटता रहता है। बेस्ट एग्जांपल है स्पीड लेते हैं। आपने कोई जर्नी स्टार्ट की कहीं से, एक पर्टिकुलर स्पीड पे जर्नी स्टार्ट की, बट क्योंकि आप जिस ट्रैफिक पाथ से जा रहे हो वहां उस कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा सकते। जिस स्पीड से शुरू किए उस स्पीड से खत्म करना इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। कभी कभी आप कर सकते हो, नॉट ऑलवेज पॉसिबल। और
ऑलवेज पॉसिबल के लिए हम बोलते हैं इट इज नॉट कंजर्व। कभी ज्यादा हो सकता है, कभी कम हो सकता है, बट हमेशा फिक्स नहीं रहेगा, ये चेंज होता रहेगा। इट इज नॉट फिक्स्ड, हेंस सिंस इट इज नॉट फिक्स्ड, स्पीड इज नॉट फिक्स्ड, हेंस स्पीड इज नॉट कंजर्व्ड, हेंस स्केलर क्वांटिटी इज नॉट ऑलवेज कंजर्व्ड। ठीक है, इसलिए ए इज फॉल्स। बी देखते हैं, इज कंजर्व्ड कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज, कैन नेवर टेक नेगेटिव वैल्यूज। अब ये बताइए ट्रू है या फॉल्स है? अगेन फॉल्स। क्यों फॉल्स? अब आपकी नजर में आ रहा होगा स्पीड कैसे नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस कैसे नेगेटिव हो सकता है, टाइम कैसे नेगेटिव हो सकता है, मास कैसे नेगेटिव हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान से समझिए, कैन नेवर टेक पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज बोल रहे हैं, मतलब इसके अलावा और भी कुछ है जो नेगेटिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल जो सबसे तुरंत दिमाग में आता है, एनर्जी इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी नेगेटिव हो सकती है क्या? यस, नेगेटिव हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ही होती है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत तरह के होते हैं, दो मैं यहाँ लेता हूँ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू होती है माइनस जी m1 m2 अपॉन r। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी V होती है माइनस KQ/R। ये स्केलर क्वांटिटीज है बट स्टिल नेगेटिव है। और एग्जांपल ले लीजिए, टेम्परेचर ले लीजिए। टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं होता। -10, -20, -50 डिग्री सेल्सियस, ये सब नहीं सुना आपने, ये भी नेगेटिव होता है। तो स्केलर कैन टेक नेगेटिव वैल्यूज, तो फॉल्स। सी हो गया आपका, मस्ट बी डायमेंशनलेस, गलत, फॉल्स। उसके डायमेंशन होते हैं, मास का डायमेंशन होता है m, लेंथ का डायमेंशन होता है l, टाइम का डायमेंशन होता है t, टेम्परेचर का डायमेंशन होता है k या a। ठीक है, ये सारे के डायमेंशन होते हैं, ये हमेशा डायमेंशनलेस नहीं होते। अगेन फॉल्स। डी does not vary from one point to another in space, does not vary from one point to another in space। अगेन बैक टू, आराम से होते हैं वेरी, आराम से वेरी होते हैं। क्या किसी एक पर्टिकुलर जगह पर आपने स्केलर क्वांटिटी या मास लिया, एक पॉइंट पर जो मास है, क्या दुनिया के हर कोने में सेम मास रहेगा? गलत। मास जगह जगह पर वेरी होता है, डिस्टेंस जगह जगह पर वेरी होता है, टाइम पॉइंट टू पॉइंट वेरी होता है। हर पॉइंट पर अलग अलग टाइम हो सकता है, अलग अलग मास हो सकता है, अलग अलग डिस्टेंस हो सकता है। तो अगेन फॉल्स है। ठीक है, लास्ट ई पार्ट क्या कहता है, हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑब्जर्वर्स विद डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस। मतलब स्केलर क्वांटिटी का एक्सिस डिपेंडेंसी नहीं है। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, ये सिर्फ एक ही सही है। स्केलर क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सिस। किस एक्सिस से देख रहे हो, उस एक्सिस पर से डिपेंडेंट नहीं है। अगर स्केलर क्वांटिटी एक्स एक्सिस में आप एक्स है, वाई है, जेड है, यहाँ पर 50 kg है, तो इस एक्सिस से देखोगे एक्स वाई जेड, यहां से देखोगे तो भी 50 kg होगा, यहां से देखोगे तो भी 50 kg होगा। हाँ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात नहीं की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो चेंज होगा। सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग एक्सेस में मास, लेंथ, टाइम चेंज नहीं होता। ठीक है, डिफरेंट ओरिएंटेशन से में फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चेंज हो जाएगा। ये रेस्ट फ्रेम में मास 50 kg है, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी मास चेंज हो जाएगी, बट सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिफरेंट ओरिएंटेशंस में चेंज कभी नहीं होगी। ठीक है, तो ये ट्रू है, लास्ट पॉइंट इज ट्रू। नेक्स्ट पॉइंट 2.2, एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3400 मीटर above the ground. If the angle subtended at a ground observation point by the aircraft positions 10 seconds apart is 30 degree, what is the speed of the aircraft? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वर्ड्स देख के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर कंफ्यूज नहीं होना। आपको एक एयरक्राफ्ट के दो पोजीशंस दिए हुए हैं, ये पोजीशन P1 और ये पोजीशन P2, और दोनों पोजीशन के बीच टाइम डिफरेंस दिया हुआ है। ध्यान से अगर समझेंगे तो दोनों का टाइम डिफरेंस 10 सेकंड्स है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है 10 सेकंड्स है, और वो एयरक्राफ्ट जमीन से 3400 मीटर पर दोनों पोजीशन से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ठीक है, दोनों बात समझ में आ गई। पहली बात, दोनों से कॉमन पोजीशन 30 डिग्री ले लिया, ये इससे 30 बना रहा है, इस पॉइंट से भी 30 बना रहा है।
एयरक्राफ्ट। और एक बात दिया हुआ है, जमीन से वो एयरक्राफ्ट जो है ये हाइट जो है दिया हुआ है 3400 मीटर दिया हुआ है। ये एयरक्राफ्ट इस पॉइंट से 3400 मीटर पर है, ठीक है, जब ये उड़ रहा है। इसको मान लेते हैं ओ पॉइंट मान लेते हैं। ये एंगल है आपका 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अगर हम इस ट्रायंगल को हमें सॉल्व करना है, यहाँ फिजिक्स नहीं, यहाँ सिर्फ मैथ्स की ज्योमेट्री ही सॉल्व होगी। मान लेते हैं इसको पॉइंट डी नाम दे देते हैं। डी हमको एक हाइट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमको कुछ एक साइड में मिल गया तो टोटल डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें पता है हमको स्पीड फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में स्पीड होता है डिस्टेंस या पाथ लेंथ अपॉन टाइम। अगर हमको P1 P2 का पाथ लेंथ मालूम चल गया तो टाइम तो दिया हुआ है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्पीड की वैल्यू। पाथ लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? पाथ लेंथ या डिस्टेंस, देखिए हमको फाइंड कैसे करना है। ये एक ट्रायंगल ले लेते हैं P1DO। इन ट्रायंगल P1DO tan, पूरा एंगल 30 है तो हाफ एंगल कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा। tan 15 हो गया परपेंडिकुलर। P1 इंटू डी, P1D बेस DO, तो इसका हाफ हो जाएगा 5। पूरा 10 है तो हाफ 5 हो जाएगा 3400। या फिर हम P1D रहने दो, ठीक है, 400। यहां से एनसीईआरटी में नेचुरल टेंजेंट्स का टेबल दिया हुआ है। उस टेंजेंट से tan 15 का एंगल करता है 0.2659 P1D अपॉन 3400। ये एग्जैक्टली सिमेट्री नहीं है, हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो 3400 P1D की वैल्यू यहां से हो जाएगी 3400 इंटू 0.2659। इसको ऐसे रहने देते हैं। तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स टोटल लेंथ P1 P2 हो जाएगा 2 इंटू 3400 इंटू 0.2659। अब हमको फाइंड करना है स्पीड की वैल्यू। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है ये 2 इंटू 3400 इंटू 0.2659 अपॉन टाइम दिया 10। इसको सॉल्व करने पर आता है 182.12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हमारा आंसर है। ये स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट ये है, इतनी वैल्यू। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3.22। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।